एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। 17 जून की क्लास है और द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल, आई थिंक ये सेकंड है, 2 स्टेप्स बैक, इस आर्टिकल को आज कवर करेंगे। पढ़ने में बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स के ऊपर लिखा गया है। चलिए डिटेल में देखते हैं जेंडर पैरिटी क्या होती है। क्लास को शुरू करने से पहले आपको दिखा देते हैं आज का क्विज़। कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी इस क्लास में सीखना है, इस क्विज़ पे अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ द क्लास। कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी और ग्रामर तीनों पोर्शंस आपके कवर होने चाहिए। ठीक है, तो क्विज़ को क्लास के लास्ट में देखेंगे, अभी इसकी टेंशन मत लो। पूरे मन से जोश के साथ में आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी 2 स्टेप्स बैक। देखिए, अपने हिंदी में कहावत है, एक कदम आगे और 2 कदम पीछे। इसका मतलब ये होता है कि आपने जितनी तरक्की की उतना ही आपको नुकसान हो गया, या आपने तरक्की कम की और नुकसान ज़्यादा कर लिया। 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे। बस वो 2 कदम जो पीछे है उसको अंग्रेजी में बोल दिया गया है 2 स्टेप्स बैक। भारत ने जेंडर पैरिटी में तरक्की की, लेकिन जब 2-2 कदम पीछे हटता जाता है तो सारी तरक्की पे पानी फिर जाता है। चलिए, अब ये तरक्की कैसे की थी और 2 कदम भारत पीछे कैसे आया, आगे देखते हैं। कह रहा है जी, इंडिया नीड्स टू क्लोज द जेंडर गैप इन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। भारत को ज़रूरत है, नीड है, और क्या करने की भाई? क्लोज करने की, ख़त्म करने की, बंद करने की जेंडर के गैप को। जेंडर गैप अभी आपको समझा देंगे क्या होता है। और ये जेंडर गैप कम करना है एजुकेशन और पॉलिटिक्स के फील्ड में। ठीक है, तो 2 फील्ड्स के अंदर औरतों की हालत, औरतों का स्टेटस आदमियों से यानी मेन से कम है। तो इन दोनों फील्ड्स के अंदर आपको औरतों को बराबर लाना होगा ताकि जेंडर गैप को आप क्लोज कर सकें। तो जेंडर गैप तो आप समझ ही गए होंगे भाई। मान लो 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो 100 में से अगर 50 औरतें हैं तो फिर जेंडर गैप 0 है। अगर 100 में से 10 औरतें हैं और 90 आदमी हैं तो फिर गैप आ गया बीच में। कैलकुलेशन का इसका खुद का फॉर्मूला है। तो ये गैप हमें ख़त्म करना है इन दोनों फील्ड्स के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल की वोकैबलरी पर नज़र डालते हैं। सारे मोटे मोटे वर्ड शुरू में देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। आपकी डिमांड पे वोकैबलरी शीट को फिर से ले आए हैं उसी फॉर्मेट में जैसे आप रोज़ पढ़ा करते थे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @yourEnglishTutor टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है WhatsApp, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया WhatsApp। चलिए, अपनी वोकैब शीट थोड़ी सी जूम इन कर रहा हूँ। पहला वर्ड है अपना ग्लेशियल। इस तरीके से समझना कि ज़िंदगी में वर्ड फिर आप ना भूलो, है ना। देखिए, वर्ड बनाया गया ग्लेशियर से। ग्लेशियर आप समझते हैं बर्फ़ के पहाड़ों को बोला जाता है। नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, ग्रीनलैंड में, रशिया में, डेनमार्क, फिनलैंड में आपको बर्फ़ के जो पहाड़ मिलेंगे, दोज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। अब देखो, ग्लेशियर जो है ना, उसके 2 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर ये होता है कि उसमें बड़ी ठंडक होती है। बर्फ़ का पहाड़ है तो ठंडा तो होगा ही होगा। और दूसरा फीचर ये है कि वो ग्लेशियर अपनी जगह से हिलते तो हैं, लेकिन इंच इंच हिलते हैं कई कई सालों में। यानी बहुत स्लो होते हैं, वो हिलेंगे लेकिन वो बहुत स्लो होंगे। तो वहीं से इस वर्ड को निकाला गया है ग्लेशियल। ऐसी चीज़ जिसमें गर्मजोशी की कमी हो, फ्रेंडलीनेस की कमी हो, जो ठंडी हो, उसको ग्लेशियल बोलेंगे। या फिर कोई ऐसा काम जो बड़ा स्लो होता है, ग्लेशियर की तरह इंच इंच इंच, साल भर साल, इंच इंच इंच, है ना, आगे पीछे होता है, तो उस काम को भी आप ग्लेशियर बोल सकते हैं। याद रहेगा ग्लेशियर से दोनों वर्ड्स, दोनों मीनिंग्स। चलो, द रिफॉर्म्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट ए ग्लेशियल पेस। रिफॉर्म्स को, सुधारों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बहुत ही धीमे पेस से, बहुत धीमी रफ्तार से। ग्लेशियल पेस कैसा हो गया? रिफॉर्म्स की रफ्तार बिल्कुल ग्लेशियर जैसी है, एकदम समझ गए ना, सालों दर साल लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं। दूसरा वाला मीनिंग देख लो, इनसाइड द पार्टी द एटमॉस्फियर वॉज ग्लेशियल। पार्टी के अंदर जो एटमॉस्फियर था, जो वातावरण था, जो माहौल था, वो ग्लेशियल था, फ्रेंडलीनेस के बिना था, कोई गर्म जोशी उसमें नहीं थी, सब लोग ठंडे थे। समझ में आ गई ना बात।
चलिए, दोनों मीनिंग आपने निकाल लिए, ऐसे ही वोकैब को याद करना है। बहुत ठंडी चीज़ को एक्सट्रीमली कोल्ड बोल सकते हैं, या अनफ्रेंडली या हॉस्टाइल बोल सकते हैं। चलिए, अगला वर्ड है रिग्रेस। भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं ना, वो भी ग्लेशियल है। दोनों में आपको कोई फ्रेंडलीनेस, कोई वार्मथ नहीं दिखेगी। समझ पा रहे हो ना, बड़े दुश्मनी जैसे रिलेशन है, तो ग्लेशियल रिलेशंस आप इनको बोल सकते हैं। अगला वर्ड है रिग्रेस। बड़ा आसान है याद करना, ये वर्ड उल्टा है प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस का मतलब आगे जाना, रिग्रेस मतलब पीछे आना। किसी चीज़ का गेट वर्स होना, किसी चीज़ में बदतरी होना, बेहतरी नहीं बदतरी होना। द गवर्नमेंट कोविड-19 हैज़ कॉज द वर्ल्ड इकॉनमी टू रिग्रेस। कोविड-19 ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को रिग्रेस करने को मजबूर किया है। रिग्रेस करना यानी, समझ गए ना, प्रोग्रेस नहीं कर रही, इकॉनमी पीछे आ रही है। और रिग्रेस कहाँ कर गई, टू लगा के बता रहे हैं। वेयर इट वॉज अ डेकेड एगो, ये वहाँ रिग्रेस कर गई, ये पीछे हट गई जहाँ ये 10 साल पहले हुआ करती थी। तो ये रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेस, रिग्रेस के ही सिनोनिम है। यू विल सी द वर्ड रेट्रोग्रेस इन द आर्टिकल टुडे। ठीक है, रिग्रेस एंड रेट्रोग्रेस। रेट्रो मतलब पास्ट, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, उल्टा आ रहे हो पास्ट वाली सिचुएशन की तरफ, रेट्रोग्रेस कर रहे हो। चलिए, स्टैगरिंग वर्ड फिर से आ गया, बार बार आ रहा है पिछले 10 दिनों से। स्टैगर करना यानी लड़खड़ा के चलना। और हर वो चीज़ स्टैगरिंग है जो इतनी हैरान, परेशान और भौचक्का कर दे आपको कि आप ठीक से चल भी ना पाएँ। वो वाला सीन याद करो जब किसी को आप बताते हैं कोई गलत खबर, और फिर वो आदमी जो है चल नहीं पाता और दीवार पे हाथ रख लेता है। याद है ना आपको? तो स्टैगरिंग वही चीज़ होती है, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग थिंग होती है स्टैगरिंग। फॉर द पास्ट 30 ईयर्स द इंडियन इकॉनमी हैज़ ग्रोन एट अ स्टैगरिंग पेस। पिछले 30 सालों से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो की है एक हैरान कर देने वाले, स्टैगर कर देने वाले पेस पे, रफ्तार पे, जो है 7 to 10% पर एनम की। अब देखो, हैरान करने वाली चीज़ को शॉकिंग बोल दो, एस्टाउंडिंग बोल दो, माइंड बॉगलिंग बोल दो, ठीक है ना, सारे वर्ड्स जो हैं इनसे यूज़ करके आप बता सकते हैं। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है सरफेट। देखिए, आपको मान लीजिए भूख है 4 रोटी की, और आपके पास है 10 रोटियाँ। आपकी मम्मी ने आपकी प्लेट में 10 रोटियाँ रख दी, तो अब 6 रोटियों का सरफेट हो गया है आपके पास। 6 रोटियाँ ज़्यादा हो गई हैं, एक्सेस हो गई हैं। और जो ये एक के बाद एक रोटियाँ आपकी प्लेट में रखी गई है, इसको आप बोल सकते हैं स्ल्यू ऑफ चपातीस। स्लू का मतलब क्या होता है, श्रृंखला, एक बड़ी मात्रा किसी चीज़ की, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये स्लू वर्ड और सरफेट वर्ड काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है, हालांकि मीनिंग इनका अलग है। सरफेट मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, स्लू का मतलब क्या है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब कोई चीज़ आ रही हो एक सीरीज़ में, वो स्लू कहलाती है। तो ये सरफेट वर्ड याद कर लेना, और आज इसका सिनोनिम स्लू जो है यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। इंडिया हैज़ अ सरफेट ऑफ चीप लेबर। भारत के पास सस्ते लेबर की, सस्ते मजदूरों की एक सरफेट है, एक्सेस क्वांटिटी है। एंड डर्थ ऑफ स्किल वर्कर्स एंड जॉब्स, और यहाँ पे डर्थ है, कमी है कार्यकुशल वर्कर्स और जॉब्स की। हमारे यहाँ लेबर तो बड़ी स्किल्ड है, लेकिन लेबर अनस्किल्ड है, लेकिन स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है। अनस्किल्ड तो आपको हर गली चौराहे पे मिल जाएंगे फावड़ा लिए हुए, लेकिन कोई अगर काम करवाना चाहे ढंग का, तो ऐसे लेबर्स आपको कम मिलेंगे। तो सरफेट और स्लू दोनों आपको डिटेल में समझाया। यू विल सी द वर्ड स्लू इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुतायत, अगर आपको हिंदी ठीक से समझ में आती है। चलिए, अगला वर्ड है इम्पेरेटिव। देखिए, इम्पेरेटिव वो चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है करनी, एक ऐसी इसेंशियल और अर्जेंट ड्यूटी जो आपको पूरी करनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपके लिए इम्पेरेटिव है मेहनत करना। एज अ टीचर मेरे लिए इम्पेरेटिव है आसान भाषा में चीज़ों को आपसे शेयर करना, दिमाग में बैठालना, है ना इम्पेरेटिव। इट इज़ एन इम्पेरेटिव दैट द गवर्नमेंट शुड कट डाउन इट्स इम्पोर्ट बजट। ये एक ज़रूरी बात है, एक इम्पेरेटिव है कि सरकार अपना इम्पोर्ट बजट कट डाउन करे, सरकार बाहर के देशों से माल खरीदना कम करे। नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एग्जिजेंसी, सभी ज़रूरी चीज़ों के सिनोनिम है। यू विल सी द वर्ड इम्पेरेटिव इन द आर्टिकल टुडे। डिटेल में करवा दी है वोकैब सफारी की सीरीज़ भी आ रही है संडे सैटरडे में। जितना हो सके वोकैब को ट्रिक्स के साथ, पिक्चर्स के साथ और कहानियों के साथ कनेक्ट करें। देखिए, समरी ये है कि एक जेंडर पैरिटी गैप बनाया जाता है, इंडेक्स बनाया जाता है, और ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया भर में औरतों की सिचुएशन क्या है मर्दों के मुकाबले, उनको कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम्स हैं, कितनी वो एम्पावर्ड हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, पॉलिटिक्स में उनका कितना योगदान है। तो ये गैप जो है ना, इसको हमें 100% फिल करना है, और उसका मतलब ये हो जाएगा कि औरतें और आदमी समाज में बराबर स्थिति में आ जाएंगे पूरी दुनिया में। अब ये 100% तो पता नहीं कब होगा, आज की डेट में 2024 में ये है दुनिया भर में 68.5%। अब ये दुनिया भर की एवरेज है, कहीं पर 90 भी हो सकता है, कहीं पे 85 भी हो सकता है, और कहीं पे 15 भी हो सकता है।
जैसे अफगानिस्तान में ये गैप जो है 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं। वहाँ पे औरतों को 150 अधिकार होंगे आदमियों के मुकाबले, ठीक है, तो वो 20% गैप हो गया। तो अब ये गैप जो है फिल होने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया ने इसमें काफ़ी तरक्की की पिछले कई सालों में, लेकिन 2024 की जो रैंकिंग आई उसमें इंडिया 2 पायदान फिसल गया। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये तो 2 स्टेप्स वाली बात हुई, बैक वाली बात हुई। आप लोग 3-4 कदम आगे बढ़ते हो और फिर 2 कदम पीछे आ जाते हो। तो अब क्या क्या किया जा सकता है इस गैप को फिल करने के लिए भारत में, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। ठीक है, आज की टोन है रिपोर्ट कर रहा है सारे डेटा को, और सजेस्टिंग, लास्ट में कुछ आपको सजेशंस देगा क्या किया जा सकता है। शुरू करें, चलो। कह रहा है जेंडर पैरिटी may be climbing upwards worldwide, with the global gender gap standing at 68.5% closed in 2024। कह रहा है जी जो जेंडर पैरिटी है, देखिए पैरिटी का मतलब होता है बराबरी, और जेंडर पैरिटी मतलब दोनों जेंडर्स के बीच की समानता। कह रहा है जी जो जेंडर पैरिटी है, आदमियों और औरतों के बराबर के स्टेटस की जो बात है, ये पैरिटी हो सकता है क्लाइम कर रही हो ऊपर की तरफ, ये समानता दोनों में बढ़ती जा रही हो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। और ये कैसे हुआ होगा? ये काम हुआ होगा विद, साथ ही ग्लोबल जेंडर गैप के खड़े होने के, स्टैंड करने के 68.5% भरा हुआ या क्लोज्ड 2024 में। तो 68.5% जो है एवरेज तौर पे दुनिया भर में औरतें आदमियों के बराबर आ चुकी हैं, और पीछे 31-31.5% का अभी भी फासला बाकी है। कह रहा हो सकता है आप मान लें कि दुनिया भर में ये पैरिटी बढ़ रही है, क्लाइम अपवर्ड्स कर रही है। कह रहा है लेकिन द ग्लेशियल पेस ऑफ चेंज, इट वॉज 68.4% इन 2023 इज़ अ ग्रिम स्टैटिस्टिक। कह रहा है लेकिन आगे बढ़ने का जो पेस ऑफ चेंज है, रफ्तार है जो चेंज की, बदलाव की इस गैप में, जो बड़ी ग्लेशियल है, बड़ी स्लो है, ग्लेशियर के जैसी है। कह रहा है वो कैसे है जी? ये 68.4% हुआ करता था 2023 में, अब हुआ है 68.5 एक साल बाद। कह रहा है ये रफ्तार जो है ना, एक उदास करने वाला, ग्रिम करने वाला स्टेटिस्टिक है, आंकड़ा है। तो 68.4 से 68.5 हुआ, एक साल में आगे बढ़ा, लेकिन ना के बराबर ही आगे बढ़ा, रफ्तार जो है कुछ भी नहीं है। पैरिटी की वर्ब है मे बी क्लाइंबिंग, क्लाइम अपवर्ड करना, किसी चीज़ का ऊपर आना। गैप क्लोज था 2024 में इतने टका 68.5%। ग्लेशियल पेस यानी धीमी रफ्तार, इसकी वर्ब है इज़। ग्लेशियल पेस इज़ अ ग्रिम रिमाइंडर या स्टैटिस्टिक। ग्रिम का मतलब होता है उदासी भरा, सैड कर देने वाला। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है आंकड़ा या फिगर। कह रहा है जी एट दिस रेट इट विल टेक 134 ईयर्स टू रीच फुल पैरिटी। कह रहा है जी इस रेट पे, इस रफ्तार पे ये ले लेगा 134 ईयर्स पहुंचने के लिए पूरी बराबरी पे, आदमियों और औरतों की फुल पैरिटी पे। कह रहा है जी ये बताया किसने? द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लास्ट वीक पॉइंटेड आउट। कह रहा है ये बात जो है, इस रिपोर्ट ने जो रिलीज़ की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पिछले हफ्ते, कह रहा है इस रिपोर्ट ने पॉइंट आउट की, इस बात पे इस रिपोर्ट ने इशारा किया। अच्छा, और क्या बोला? देखो एक बात तो ये बोली कि 134 साल लगेंगे, और आगे और भी कहते जा रहे हैं। ये देखो ये जो कोट एंड कोट में लिखा हुआ है, कह रहा है जी रफली 5 जनरेशंस बियॉन्ड द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG टारगेट। कह रहा है ये 134 साल जो है ना, ये लगभग 5 पीढ़ियां आगे का वक्त है, 5 जनरेशन बियॉन्ड का वक्त है 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट का। SDG आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो उसको पढ़ना इंटरनेट पे। ये पूरी दुनिया के टारगेट्स हैं कि कैसे हमें दुनिया को चलाना है। पहले 2024 के थे, फिर 25 के हो गए, फिर 30 के बढ़ रहे हैं। पहले MDG बोलते थे इनको, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो कह रहा है ये टारगेट जो है ना, इससे 5 जनरेशन आगे और वक्त लगने वाला है इस रफ्तार पे 134 साल का। समझ गए? इट की वर्ब है विल टेक, जेंडर गैप रिपोर्ट की वर्ब है पॉइंट आउट करना, इशारा करना। एक जनरेशन हम मानते हैं 25 सालों की, हर 25 साल में एक जनरेशन नहीं आ जाती है और एक जनरेशन पुरानी वाली ख़त्म हो जाती है ना, स्वर्गवासी हो जाती है। तो 5 जनरेशन कितने हो गए? 125 साल, है ना। कह रहा है जी आइसलैंड मेंटेन्स इट्स नंबर 1 रैंक 93.5%। आइसलैंड नाम का देश जो है मेंटेन करता है अपने पहले रैंक को इस गैप रिपोर्ट में 93.5% पे। मतलब वहाँ पे औरतों को आदमियों के मुकाबले 93.5% के जितने हक मिले हुए हैं, ऑलमोस्ट बराबर हैं आदमी और औरतें वहाँ की सरकार, समाज और लोगों की नज़रों में, है ना, रियल में। कह रहा है एंड इज़ ऑल्सो द ओनली इकॉनमी टू हैव क्लोज्ड ओवर 90% ऑफ इट्स जेंडर गैप।
और ये सिर्फ ही सिर्फ अकेली इकॉनमी है दुनिया भर की जो क्लोज कर चुकी है, भर चुकी है, पूरा कर चुकी है 90% के अपने जेंडर गैप को। तो आइसलैंड सबसे आगे और अकेला ऐसा कंट्री 90% से ऊपर गैप जो है फिल कर चुका है। आइसलैंड की वर्ब है मेंटेन्स, दूसरी वर्ब है इज। कराची इंडिया हैज स्लिप्ड 2 प्लेसेस टू 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इंडिया स्लिप कर गया है 2 पायदान, इंडिया फिसल गया है 2 रैंक नीचे की तरफ और कहाँ पहुँच गया है 129 पे 146 कंट्रीज़ में से। तो कंट्रीज़ तो दुनिया में 200 भी होंगी, है ना, कितनी है 190 के आसपास हैं शायद। तो 200 कंट्रीज़ में से 150 कंट्रीज़ का ये जो है रिपोर्ट बनाया जाता है। अब अफगानिस्तान का, नॉर्थ कोरिया का क्या बनाए रिपोर्ट, है ना। तो 146 में से इंडिया 129 पे आ गया पिछले साल, इसका मतलब 127 पे हुआ करता था। इंडिया की वर्ब है हैज स्लिप्ड। कह रहा लास्ट ईयर इट वॉज रैंक्ड 127, वही बात, पिछले साल इसको रैंकिंग मिली थी 127 की। और कब मिली थी? आफ्टर हैविंग जम्प्ड 8 प्लेसेस फ्रॉम 135 इन 2022। कह रहा जी ये 127वां का रैंक इसको मिला था जंप करने के बाद में, उछल जाने के बाद में 8 स्थानों पे, प्लेसेस पे 135 की रेटिंग के। इट आया इंडिया के लिए, वर्ब है वॉज रैंक्ड। हैविंग जंप यहाँ पे परफेक्ट जीरन का काम कर रहा है। इस पे भी एक कॉन्सेप्ट है, अभी अपने डिटेल में देखते हैं। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ की जाती है ना। कह रहा है जी इंडिया हैज़ क्लोज्ड 64.1% ऑफ इट्स जेंडर गैप इन 2024। भारत ने 64.1% अपना जेंडर गैप क्लोज कर दिया है 2024 में। औरतें जो हैं आदमियों के मुकाबले 64% अधिकार उनको मिले हुए हैं, अगर सभी फील्ड्स का आप सम निकालें, एवरेज निकालें। कह रहा था रिपोर्ट नोटेड, ऐसा रिपोर्ट ने नोट किया, लीविंग पॉलिसी मेकर्स विद अ ह्यूज विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू बेटर। और ये काम जो किया है ना, ये काम किया गया है लीव करते हुए, छोड़ते हुए कानून निर्माताओं को, पॉलिसी मेकर्स को, हमारे नेताओं को एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ में, एक बहुत बड़े मौके के साथ में और बेहतरी करने का, टू डू बेटर। तो अब विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होती है? बड़ा सा मौका, मौके की खिड़की जिसमें आप कभी भी घुस सकते हैं, है ना, एक विंडो आपको मिली हुई है। तो इतना हो गया है और आगे भी लगभग 36% हमें और करना है ना, जेंडर गैप को फिल करना है। इंडिया की वर्ब है हैज़ क्लोज द गैप का मतलब है गैप की भरपाई करना, पूर्ति करना। रिपोर्ट की वर्ब है नोटेड। कह रहा है जी द स्लाइट रिग्रेशन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इज मेनली ड्यू टू स्मॉल डिक्लाइंस इन द स्फीयर्स ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कह रहे जो स्लाइट रिग्रेशन है, रिग्रेशन, रेट्रोग्रेशन, किसी चीज़ का पीछे आना, प्रोग्रेस की जगह उल्टा जो है, समझ गए ना, बदतर होना। कह रहे जो हल्की सी हमारी प्रोग्रेस कम हुई है, हम 2 पायदान नीचे आए हैं, रिपोर्ट के हिसाब से ये मेनली है, मुख्यतः है इस वजह से, ड्यू टू, और वजह है छोटी छोटी गिरावटें, डिक्लाइंस जो आई हैं इन स्फीयर्स में, इन डोमेन्स और फील्ड्स में। स्फीयर मतलब ये वाला एरिया या फील्ड, और वो एरिया है एजुकेशन का और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का। तो राजनीति में और हायर एजुकेशन में औरतों की भूमिका पिछले 1 साल में कम हुई होगी, इस वजह से ओवरऑल हम थोड़ा सा पीछे हटे हैं इस जो है इंडेक्स में। स्लाइट रिग्रेशन मतलब थोड़ी सी गिरावट, रिग्रेशन यानी समझते होंगे आप, प्रोग्रेशन का बिल्कुल उल्टा है, प्रोग्रेस का उल्टा है। वर्ब है इसकी इज। स्फीयर का मतलब होता है डोमेन या एरिया, जिस एरिया में हम पीछे हटे हैं वो स्फीयर है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और एजुकेशन। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आप समझते होंगे, कितनी औरतें हमारी MP, MLAs और सरपंच हैं, है ना, ये चीज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को बताती है औरतों का। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ इवन 2 स्टेप्स बैक मीन स्टैगरिंग नंबर्स। कह रहा है जी एक पॉपुलेशन के साथ में जो 140 करोड़ से भी बड़ी है, कह रहा है ऐसी बड़ी आबादी के साथ ना, विद दिस पॉपुलेशन, ये जो 2 कदम की जो बैक आने का काम है, 2 कदम पीछे हटने का काम है, ये भी मीन करता है एक बहुत ही हैरान, परेशान, स्टैगर कर देने वाला नंबर्स, बहुत ही बड़ा आंकड़ा। भाई 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर डिक्लाइन आ जाए, छोटा छोटा 0.1%, 0.2%, तो वो भी हज़ारों लाखों लोग हो जाते हैं, बड़ा आंकड़ा बन जाता है 140 करोड़ पे। स्टेप्स की वर्ब है, स्टेप्स की वर्ब है मीन। स्टैगरिंग करना, अस्टाउंडिंग, सरप्राइजिंग, जिस चीज़ से आपको बड़ा हैरानियत हो जाए वो होती है स्टैगरिंग। कह रहे जी दो इंडिया, इट पॉइंटेड आउट, had shown a slight improvement in economic participation and opportunity for the last few years, it would need 6.2 percentage points more to match its 2012 score of 46%। कह रहा है हालांकि इंडिया, इस रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया इस बात को कि हालांकि जो इंडिया है ये दिखा चुका था एक स्लाइट इम्प्रूवमेंट को, थोड़ी सी बेहतरी को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, आर्थिक योगदान में,
और अपॉर्चुनिटी में आर्थिक मौक़ों में पिछले कई सालों में। तो औरतों के लिए हमने इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटियाँ अच्छी की हैं पिछले कई सालों में, ऐसा रिपोर्ट ने लिखा है। कह रहा है हालांकि ये काम इंडिया कर चुका था, फिर भी हमें ज़रूरत होगी, इंडिया को नीड होगी 6.2 परसेंटेज पॉइंट्स और की मोर की, ताकि हम 2012 का जो हमारा स्कोर है उसको मैच कर सकें 46% का। ठीक है, ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी का स्कोर है 46, ओवरऑल तो हमारा 64 है। हर फील्ड का अपना अपना स्कोर निकलेगा ना। तो 2012 में हमारा मैक्सिमम स्कोर हुआ करता था, आज भी हम 2024 में इस मामले में उस स्कोर से पीछे हैं। चलिए, इंडिया की वर्ब है हैड शोन, ये काम पास्ट में हो चुका था। हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से बताया जाता है जो काम पास्ट का भी पास्ट हो। इट रिपोर्ट के लिए वर्ब एस की पॉइंट इट इंडिया के लिए वर्ब एस की वुड नीड। चलिए, अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट देख लेते हैं इनको भी। आज ईद है, शुरू में मैं आपको मुबारक बोलना भूल गया, सभी को हैप्पी ईद, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट जो है जेंडर पैरिटी। ये जो वर्ड आपने देखा पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी या बराबरी। ये वर्ड बना है पार से, पार का मतलब होता है इक्वल। अब देखो, इसी से वर्ड बनेगा डिस्पैरिटी। पैरिटी का बिल्कुल उल्टा, इक्वालिटी का बिल्कुल उल्टा, यानी इन इक्वालिटी। ठीक है, असमानता। तो पैरिटी और डिस्पैरिटी को दोनों को बराबर रख के याद रख सकते हैं आप, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। अब एक नया वर्ड भी इससे बनता है डिस्पैरेज, और ये एक वर्ब है। देखिए, पार मतलब बराबर, डिस का मतलब किसी चीज़ को नीचे लाना, उल्टा करना, डिस से तो एंटोनिम बनाते हैं ना। और एज लिखा हुआ है, इससे आपने वर्ब बनाई है। डिस्पैरेज वर्ब का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा और उसको आप बोलें अरे कुछ भी नहीं है तो। कोई अच्छे से मेहनत कर रहा हो, आप उसको बोलें यार इस मेहनत से तो तेरा नहीं हो पाएगा। तो किसी की हिम्मत तोड़ने का जो काम होता है, उसको क्रिटिसाइज़ करने का, उसके अंदर की कमियों को जो हैं भी नहीं फिर भी दिखाने का जो काम होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्पैरेज। उस आदमी को आप अपने बराबर नहीं रखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ टू सीवियरली क्रिटिसाइज समवन या समवन ट्रेट्स। ठीक है, समवन ट्रेट्स, किसी के गुणों को क्रिटिसाइज़ करना। तो ये डिस्पैरेज वर्ड याद रखेंगे, पैरिटी से बना हुआ है। अब जो कॉन्सेप्ट ग्रामर वाला था वो भी देख लो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आफ्टर हैविंग जम्प्ड, ये स्ट्रक्चर है अंग्रेजी में परफेक्ट जीरंट। अच्छा, ये स्ट्रक्चर परफेक्ट पार्टिसिपल भी बन जाती है अगर आप आफ्टर को इससे पहले या कोई भी प्रपोजिशन लगी हुई है उसको निकाल सकें, चाहे ये जीरंट हो चाहे ये पार्टिसिपल हो। काम इसका क्या होगा, किसी पास्ट में हुए काम को सेंटेंस में मेन वर्ब से जोड़ने का होता है। जैसे एक काम है खाना खाना, दूसरा काम है टीवी देखना। आप खाना खाते हुए टीवी देख रहे हो तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बता दो, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद टीवी देख रहे हो तो खाना खाने का जो काम हो चुका है ना, उस काम को आप बताएंगे परफेक्ट जीरंट या परफेक्ट पार्टिसिपल से। अब क्योंकि ये परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैव V3 तो ज़रूर आएगी, हैव V3 तो ज़रूर आएगी। और क्योंकि ये जेरेंट या पार्टिसिपल है जो कि वर्ब की ING फॉर्म से ही शुरू होते हैं, तो हैव का हम हैविंग बना देते हैं। समझ पा रहे हो ना, स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, हैव प्लस V3। परफेक्ट जीरंट की क्या होगी, हैविंग प्लस V3, क्योंकि जीरंट है या पार्टिसिपल है तो हैविंग लेगा हैव की जगह। अब देखो, ये एक्टिव की स्ट्रक्चर को आप चाहें तो पैसिव में भी चेंज कर सकते हैं। पैसिव में चेंज करने के लिए आपको हैव और हैविंग या जो V3 लगा रहे हो इसके बीच में बिल लगा देना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हो वैसे ही परफेक्ट जीरंट का, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव भी बना सकते हो। अब देखो, ये ज्ञान तो खूब हो गया। ज्ञान के बाद अब इस ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखो, प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखोगे, है ना। हैविंग क्रैक्ड द एग्जाम, शालिनी वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। देखो, मेन काम हुआ है, शालिनी जॉब के लिए सिलेक्ट हुई है। शालिनी सब्जेक्ट है, वॉज सिलेक्टेड इसकी वर्ब है। इतना तो समझ पा रहे हो। लेकिन ये काम जो हुआ है ना, ये एक दूसरे काम के होने के बाद हुआ है, और दूसरा काम है एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो शालिनी जो सब्जेक्ट है, इसी के लिए आप एक परफेक्ट जीरंट या परफेक्ट पार्टिसिपल लगा के लिखेंगे हैविंग क्रैक्ड द एग्ज़ाम। क्रैक करना समझते हैं ना, एग्ज़ाम क्रैक करना यानी एग्ज़ाम को पास करना। तो यहाँ पास लिख देता हूँ और आसानी से समझ पाओगे। हैविंग पास्ड द एग्ज़ाम, शालिनी वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। अगर मैं यहाँ पे आफ्टर लगा दूँ तो ये बन जाएगा परफेक्ट जीरंट, क्योंकि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जीरंट बन जाएगा। परफेक्ट में हैविंग और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इस आफ्टर को निकाल दूं तो सेंटेंस का मीनिंग तो वही रहेगा, लेकिन इस परफेक्ट जीरंट को आप बोलने लगेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि जीरंट तो बन नहीं सकता, प्रेपोजिशन तो कोई है नहीं, ऑब्जेक्ट बनने का कोई सवाल नहीं है। समझ गए ना, मीनिंग सेम है, आप दोनों में से जो स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहो।
अब थोड़ा एडवांस लेकर के जा रहा हूँ इसी चीज़ को। आफ्टर हैविंग बीन अक्यूज इन द केस द मैन वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट। देखो मेन सेंटेंस ये है कि आदमी को कल रात गिरफ्तार किया गया। द मैन सब्जेक्ट है, वॉज अरेस्टेड इसकी वर्ब है, लेकिन कब किया गया? केस में अक्यूज्ड होने के बाद में, इस केस में अभियुक्त बनने के बाद में, इस केस का आरोपी बनने के बाद में। अब यहाँ पे आप हैविंग अक्यूज नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो मीनिंग ये निकलेगा कि आदमी तो अरेस्ट हुआ लेकिन उसने अक्यूज़ किया था। भाई शालिनी ने एग्ज़ाम पास किया था तो हैविंग पास्ड, आदमी ने अक्यूज़ किया था तो हैविंग अक्यूज्ड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदमी को अक्यूज़ किया गया है, उसने किसी को आरोप नहीं लगाया, आरोप उस पर लगाया गया है। क्योंकि आदमी के ऊपर काम हुआ है तो ये जो जिरंड या पार्टिसिपल आप लगाना चाहते हैं सर, ये लगेगा पैसिव में और स्ट्रक्चर आ जाएगी बीच में बिन। एकदम प्यार से 8वीं 10वीं का बच्चा जैसे समझ पाए ना, उस तरीके से समझा रहा हूँ लॉजिक के साथ। एक भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना है। परफेक्ट से परफेक्ट जिरंड बनाओगे, टेंस से एक्टिव से एक्टिव, पैसिव से पैसिव। यहाँ पे आदमी के ऊपर काम हुआ है तो हैविंग बिन अक्यूज्ड। यहाँ पे शालिनी ने खुद एग्ज़ाम पास किया था तो हैविंग पास द एग्ज़ाम। समझ गए? चलो अब एरर्स कैसी बनेंगी इस पर। देखो ये जो हैविंग पास्ट, हैविंग अक्यूज्ड, ये जो शुरू में लिखा है ये लास्ट में भी आ सकता है। कॉमा लग करके लास्ट में आ जाए या कॉमा से पहले शुरू में आ जाए। द थीफ वॉज अवॉर्डेड अ 5 month सेंटेंस हैविंग कॉट स्टीलिंग रेड हैंडेड। कह रहा है जी जो थीफ है उसको दिया गया 5 महीने की सज़ा, अवॉर्ड किया गया 5 महीने की सेंटेंस। और कब? पकड़े जाने के बाद चोरी करते हुए रंगे हाथ। स्टील करना, चोरी करना, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ। अब मुझे बताओ थीफ को पकड़ा गया है, थीफ ने किसी को पकड़ा? ऐसा तो नहीं है चोर ने किसी को चोरी करते हुए पकड़ लिया फिर चोर को सज़ा मिल गई, ऐसा हो सकता है क्या? भाई कैच नहीं किया चोर ने किसी को, चोर तो खुद ही कैट हुआ है, कोट हुआ है। चोर के ऊपर काम हुआ है भाई साहब। हैविंग कोट ना लिखें, बिन लगाएं और इसको बना दें परफेक्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट जिरंड। ठीक है, अगर इसमें आफ्टर जोड़ दूंगा तो जिरंड बन जाएगा, हैविंग बिन कोट आफ्टर के बाद, और वैसे पार्टिसिपल बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करें। एक और करवा देता हूँ। शी वॉज प्रेज्ड ऑन हैविंग बीन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। इस लड़की को प्रेज किया गया और किस चीज़ पे? कंप्लीट करने पे प्रोजेक्ट को वक्त से पहले, अहेड ऑफ शेड्यूल। तो 15 दिन की जगह 12 दिन में कर दिया तो इसलिए उसको प्रेज मिली, उसको प्रशंसा किया गया। हैविंग बिन कंप्लीटेड का मतलब ये है लड़की खुद कंप्लीट हो गई। ऐसा हुआ क्या? भाई शी के ऊपर काम कर दिया आपने, बिन लगाया बीच में, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्या ऐसा पॉसिबल? लड़की ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, एक्टिव में चाहिए भाई साहब, बिन का कोई काम नहीं है। हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी भी कन्फ्यूजन है तो बताना, इस पर 10 सेंटेंस और बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार अटेम्प्ट दो इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को। इसमें 2 जिरंड 2 पार्टिसिपल हैं, सही करके सही फॉर्म को यूज़ करना। ऑन हैविंग बिन सबमिटेड द रिपोर्ट शी फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ। रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद में उसको बड़ा आराम मिला। स्पेशली आफ्टर हैविंग रिकॉग्नाइज्ड बाय हर पीयर्स, खास करके रिकॉग्नाइज होने के बाद में अपने पीयर्स या समकक्षों के द्वारा। फॉर द थोरो रिसर्च, उस थोरो रिसर्च के लिए शी कंडक्टेड, जो उसने कंडक्ट की थी। मेंस लेवल का क्वेश्चन आप सभी को लगेगा प्री जैसा, अगर जिसने समझा लॉजिक से। कमेंट में आंसर डालना, गलत या सही आपको वही बताएंगे। ट्राई दो सभी बच्चे, ढीठ मत बनो, है ना? कोशिश करो इसको, बताते हैं आपको सही या गलत आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब आगे आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी वन वे ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव विल बी थ्रू ब्रिजिंग जेंडर गैप्स इन से द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 45.9%। कह रहा है ये 46% की वजह से हम रह गए 64 पे। अब इसको अगर आपको अचीव करना है तो एक तरीका अचीव करने का इस ऑब्जेक्टिव को वो होगा अगर आप ब्रिज कर दें, अगर आप पुल बांध दें, अगर आप खाई को भर दें जेंडर गैप की। ब्रिज द गैप मतलब खाई को भरना। और कहाँ पे? कह रहा है जी से कहने के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, इस वाले पैमाने पे। कह रहा है जो कि है 45.9% आज के डेट में। तो इसको 45 से 65 पे ले आओ, ये 65 अपने आप ही एवरेज बढ़ के 75-85 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में औरतों की भागीदारी बढ़वाओ। वन वे की वर्ब है जी विल बी, ठीक है? कह रहा है जी टू डू डैट अ स्लीव ऑफ मेजर्स मस्ट बी इन प्लेस। कह रहा है ये कारनामा भी करना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए एक स्ल्यू, एक झड़ी, एक श्रृंखला, एक सीरीज़, कई कदमों की इन प्लेस होनी चाहिए, अपनी जगह पे होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ इन प्लेस होती है तो वो एग्जिस्ट करती है, वो अपनी जगह पे आ चुकी है। तो कुछ मेजर्स को आपको लाना होगा, इन प्लेस करना होगा। और कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इंश्योरिंग दैट गर्ल्स डू नॉट ड्रॉप आउट ऑफ हायर एजुकेशन
providing them job skills, ensuring safety at workplace and helping them keep job after marriage। कह रहे ये काम होंगे यहाँ से लेकर के शुरू होकर के फ्रॉम कि आप पहले तो इंश्योर करें कि लड़कियाँ स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो, 10वीं 8वीं 12वीं के बाद हायर एजुकेशन तक जाएं। दूसरा काम ये उनको जॉब वाली स्किल्स दो, उनको CA CS है ना और कुछ करवाओ ऐसा ताकि वो जॉब कर सकें, सिर्फ परीक्षा की तैयारी ना कर रही हूँ, है ना। इंश्योर करें सेफ्टी को वर्क प्लेस पे, जहाँ वो काम करती हो वहाँ सुरक्षित फील करें और उनको हेल्प करें कि वो एक जॉब को बनाए रखें शादी के बाद। और कैसे? बाय शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चोर्स एट होम, शेयर करके जिम्मेदारी को घर के कामों की, चोर्स की जो एट होम होते हैं। तो ये काम आप कर सकते हो, इससे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, औरतें ज़्यादा काम करेंगी आज के मुकाबले। भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पाकिस्तान से भी बुरा है, पता है आपको, लेस देन 20%। हमारी सिर्फ 20% औरतें ही काम करती हैं, 80% क्या है? होम मेकर्स, है ना। इस पर एक चुटकुला भी है, अगर ये 80% होम मेकर्स हैं तो ये 20% क्या होम ब्रेकर्स हैं, काम तो ये भी कर रही है ना। तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा और ये सब काम आपको करवाने होंगे, अच्छी जॉब्स इनको दिलवानी होंगी। स्ल्यू की वर्ब है मस्ट बी, गर्ल्स की वर्ब है डू नॉट। फ्रॉम लगाया है तो आगे टू का इस्तेमाल होना चाहिए था, जो इसने करना भूल गया और इसने क्या लगा दिया, लास्ट में इसने लगा दिया एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम के साथ में अगर टू लगाते हैं तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी पैरेलल बनती, सही बनती। टेक्निकली ये गलत है, यहाँ पे टू लगना चाहिए। चोर्स होते हैं घर के छोटे मोटे काम। करेज इन एजुकेशन, द गैप बिटवीन मेन एंड वीमेंस लिटरेसी रेट इज 72.2 परसेंटेज पॉइंट्स वाइड। शिक्षा के क्षेत्र में जो गैप है, जो खाई है, जो डिफरेंस है आदमी और औरतों के लिटरेसी रेट में, वो 17.2 परसेंटेज पॉइंट्स का है, या इतना वाइड है, इतना वो फैला हुआ है। लीविंग इंडिया रैंक्ड 124th ऑन दिस इंडिकेटर, लीव करते हुए भारत को 124वें स्थान पे इस इंडिकेटर में एजुकेशन के मामले में। तो यहाँ भी आप कुछ करवा सकते हैं, इतनी एजुकेशन औरतों की आदमियों से कम है। इंडिया हैज़ फेयर्ड बेटर इन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स, भारत ने फेयर बेटर किया है, पहले से अच्छा परफॉर्म किया है। फेयर करना, बेटर, अच्छा परफॉर्म करना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स में, इस वाले मामले में। बट वीमेंस रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट कंटिन्यूज टू बी लो, लेकिन औरतों का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है पार्लियामेंट में, वो आज भी लो होना जारी है, कम होना जारी है। आज भी ज़्यादा MP और MLAs आपको पार्लियामेंट में, असेंबली में, पंचायतों में ज़्यादा नहीं मिलेंगी। चलिए, इंडिया की वो है हैज़ फेयर्ड, फेयर बेटर करना, अच्छा परफॉर्मेंस देना। रिप्रेजेंटेशन की वो है कंटिन्यूज टू बी लो। अब कह रहा है ये कैसे पता लगा? फॉर कन्फर्मेशन लुक नो फर्दर देन द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। कह रहा है जी अगर कन्फर्मेशन लेना हो जो हमने बोला है तो आप नो फर्दर देन लुक करो। लुक मतलब देखो, नो फर्दर मतलब और आगे नहीं, तो आपको इससे आगे देखना ही नहीं है, लुक नो फर्दर करना है। और किससे आगे? जो अभी अभी इलेक्ट हुई है लोकसभा, जो मिनिस्टर सब बने हैं, MP बने हैं, इसको ही देख लो आप। इसको देख के ही आपको पता लग जाएगा जो बात हमने बोली है वो ऊपर वाली बात सच है। लुक आपका वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको एक कमांड दी गई है। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है और हिडन होता है। यू लुक नो फर्दर आप ही देखोगे ना, तो यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, लुक नो फर्दर लिख सकते हैं। क्लोज टू 800 वीमेन कंटेस्टेंट्स वर इन द फ्रे, लगभग 800 वीमेन कंटेस्टेंट्स जो हैं, औरतें जो प्रत्याशी हैं, वो इन द फ्रे थी, चुनाव में कंपटीशन का हिस्सा थी। इन द फ्रे होना किसी कंपटीशन का पार्ट होना, तो चुनाव में 800 औरतें खड़ी हुई थी। बट द नंबर ऑफ वीमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैज़ डिप टू 74 फ्रॉम 78 2019 ऑफ 543 मेंबर्स। कह लेकिन जो वीमेन MP हैं उनका आंकड़ा डिप कर चुका है, उनका आंकड़ा गिर चुका है 74 पे, और जो 2019 में 78 हुआ करता था 543 मेंबर्स की हमारी लोकसभा में। कह रहा है जी विच इज़ 13.6% ऑफ द टोटल, ये 74 औरतें सिर्फ 543 मेंबर्स के 13.6% है। 13% औरतें ही पॉलिटिक्स में हैं, बाकी सब आदमी हैं। ठीक है, इनमें से भी ये आदमी ही आते, तो जहाँ पे लेडीज सीट आई है वो अपनी बहन को, माँ को या बीवी को खड़ा कर देते हैं। ये 13 को भी आप 6.5 ही मान लो। नंबर ऑफ वीमेन जो है इनकी वर्ब है हैज़ डिप्ड, विच की वर्ब है इज। कह रहा है जी दीज नंबर्स आर नॉट अ गुड साइन इन द बैकड्रॉप ऑफ द विमेंस रिजर्वेशन बिल ऑफ 2023। ये आंकड़े एक अच्छा अंदेशा नहीं है, गुड साइन नहीं है इस परिदृश्य में, बैकड्रॉप में, इस भूमिका में जो है विमेन रिजर्वेशन बिल की 2023 के। येट टू कम इनटू इफेक्ट
जो अभी भी कम इनटू इफेक्ट होना बाकी है, येट यानी बाकी है, और अभी भी कम इनटू इफेक्ट होना यानी असर में आना। कह रहे जी विच एम्स टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर विमेन। ये वही बिल है, ये वही कानून है जो एम करता है रिजर्व करना 1/3 सीट्स को लोकसभा में और राज्यों की स्टेट असेंबलीज में, विधानसभा और विधान परिषदों में औरतों के लिए। तो अगर आप इस बिल को देखो तो उसके हिसाब से भी हम बहुत पीछे हैं। इस बिल को अभी भी लाना बाकी है। 1/3 औरतों को जगह मिलनी चाहिए हमारे, ठीक है ना, पार्लियामेंट में। नंबर्स की वो आर इन द बैकड्रॉप, मतलब इस बैकड्रॉप में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में विच आया इस बिल के लिए, वो है इसकी एम्स। 1/3, 2/3, 5/6, याद है ना ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको लास्ट में एक बार फिर से करवाऊंगा, थोड़ा डिटेल में कर लेंगे, आज काफ़ी दिन बाद कर रहे हैं ना, तो एक बार आप पूरा कर लो आर्टिकल, फिर इस कॉन्सेप्ट को अपने रेशो वाले को देखते हैं। कह रहा है जी ऑल अंडर परफॉर्मिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया मस्ट हीट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदीस वर्ड्स। सभी की सभी जो अंडर परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं, नीचे की तरफ परफॉर्म करने वाले देश हैं इस मामले में, जिसमें भारत भी तो शामिल है 122 में 127 में रैंक पे। कह रहा है इन सभी कंट्रीज़ को ना हीड करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हीड करना, किसी चीज़ पे अटेंशन करना, ध्यान देना। और किसकी तरफ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर जो सादिया जाहिदी हैं, इनके शब्दों की तरफ, वर्ड्स की तरफ। और कौन से वर्ड्स हैं? कॉलिंग फॉर गवर्नमेंट्स टू स्ट्रेंथन द फ्रेमवर्क कंडीशंस। ये वही शब्द हैं इनके जो कॉल फॉर करते हैं, डिमांड करते हैं सरकारों से कि वो मजबूत बनाएं उस ढांचे को, फ्रेमवर्क की कंडीशंस को। और जो कौन सा ढांचा? नीडेड फॉर बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी, जो ज़रूरी है व्यापारों के लिए और सभ्य समाज दोनों के लिए। और किस काम के लिए? टू वर्क टुगेदर, कि वो साथ में मिलकर काम कर सकें। और क्यों? टू मेक जेंडर पैरिटी एन इकोनॉमिक इम्पेरेटिव, ताकि जेंडर पैरिटी को, लैंगिक समानता को एक आर्थिक एमरजेंसी बनाया जा सके, इकोनॉमिक ड्यूटी बनाया जा सके। तो ये जेंडर गैप तभी भरेगा जब बिजनेसेस खुद आएंगे सामने से और बोलेंगे कि हमें औरतों को हायर करना है। सभ्य समाज और बिजनेस अगर मिल जाएं, ऐसा कुछ ढांचा सरकार बना दें, तो अपने आप औरतों को काम मिलेगा और जेंडर गैप फिल हो जाएगा। मेन एंड वीमेन विल बी इक्वल इन द सोसाइटी। तो ये हमें करना पड़ सकता है। कंट्रीज़ की वो है मस्ट हीट, हीट आपने देख लिया। कॉल फॉर करना, किसी चीज़ की डिमांड करना। फ्रेमवर्क यानी ढांचा, इम्पेरेटिव आप समझते हैं ऑलरेडी। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। अगर 40-42 से मिनट से ऊपर हुई तो ये कॉन्सेप्ट काट दूंगा, नहीं तो एक बार करवा रहा हूँ, देखते हैं कितनी लंबी क्लास होती है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रेशोज़ हैं जो कि 1 से शुरू हो रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/5, 1/10, जो भी लिखना चाहो, अगर आप उनको वर्ड्स में लिखे हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होंगे। 1/3, 1/4, 1/5, इनके आगे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1/5, 1/3। और अगर कोई रेशो ऐसा है जिसके आगे 2, 3, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, जैसे 2/3, 3/4, 4/6, 4/6 छोड़ो, 4/7, 7/11, अगर ऊपर एक की जगह कुछ और आ रहा है, 2, 3, 4, 5 या कुछ भी आ रहा है, तो वो रेशो अपने आप प्लूरल हो जाएगा, उसके पीछे एस लगेगा। 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ द वोटर्स, 2/3 ऑफ द एम्प्लॉइज, 3/7 ऑफ द एक्सपेंडिचर। 1/5 में 1 आ गया शुरू में तो पीछे का एस निकलेगा। 1/3 में शुरू में 1 आ गया तो थर्ड्स का एस निकलेगा। 2/3 में शुरू में 2 आ गया तो पीछे एस लगेगा। 1 नहीं आया ना, 2 आ गया शुरू में, बस शुरू वाला देख लो आप। और 3/7 में शुरू में 3 आ गया, 1 नहीं आया तो पीछे एस लगेगा। तो ये तो है जी आधा कॉन्सेप्ट जो सबको आना चाहिए। आगे का क्या है जी कॉन्सेप्ट? आगे भाई साहब ये है 1/3, 1/5, 2/3 की खुद की कोई वर्ब नहीं है। ये रेशोज अपनी वर्ब कभी ले ही नहीं सकते। आगे जो भी वर्ब आएगी वो इस रेशो के साथ आने वाले नाउन के हिसाब से होगी। 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ या हैव फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यूज़। 1/5 स्टूडेंट जो हैं नाकामयाब रहे इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में। स्टूडेंट्स के हिसाब से वर्ब लगेगी भाई साहब, 5th के हिसाब से नहीं लगेगी। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब आ जाएगी हैव। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? रेशो का खुद का कोई वर्ब नहीं है। वर्ब कौन डिसाइड करेगा? आगे आने वाला नाउन डिसाइड करेगा, जो कि है स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा हुआ है वाटर, वाटर पानी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब आएगी इसी के हिसाब से, जो कि होगी सिंगुलर। तो हैज़ हैव की जगह आप लिखेंगे सिर्फ हैज़। यहाँ लिखा है एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉइज़ प्लूरल है तो यहाँ लिख देंगे आर। ऐसा ही होगा ना। 2/3 ऑफ द एम्प्लॉइज़ आर ऑन परमानेंट रोल्स। और यहाँ लिखा हुआ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अनकाउंटेबल है, काउंट करने के लिए रुपया डॉलर कुछ लाना पड़ेगा, इसलिए ये अनकाउंटेबल हो गया। वर्ब होगी इसकी सिंगुलर। एम्प्लॉइज़ के लिए प्लूरल, एक्सपेंडिचर के लिए सिंगुलर।
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आप दोनों को मिक्स करके याद रखना जब भी आप अप्लाई करें। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको एज होमवर्क, आउट ऑफ द एंटायर केक 5-6 वर ईटन एट द पार्टी लीविंग ओनली ए स्मॉल पोर्शन फॉर लेटर। पूरे केक में से 5/6 पार्टी में खा लिया गया, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा 1/6 इसका बाकी के लिए बचाया गया। देख लो, दोनों एरर्स को निकालना, कमेंट्स में डालना, खुद से ट्राई दोगे तभी ये कॉन्सेप्ट कर पाओगे, देखने से नहीं आएगा। चलिए रैप अप करते हैं, आओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 2 स्टेप बैक, इसका क्या मीनिंग है इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में? इस फ्रेज से आप क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? इंडियाज फॉल इन ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग बाय 2 प्लेसेस, द ग्लोबल जेंडर गैप इंक्रीजिंग बाय 2 परसेंटेज पॉइंट्स, अ डिक्रीज इन इंडियाज ओवरऑल स्कोर इन जेंडर पैरिटी, और इंडियाज रिग्रेशन इन फीमेल लिटरेसी एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए 2 कदम पीछे जो है वो इंडिया के फॉल को बता रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग में 2 प्लेसेस से। समझ गए ना? हम 2 कदम पीछे आए हैं क्योंकि 2 कदम पीछे आए हैं 2 बार गिर गए हैं रैंकिंग में तो 2 कदम पीछे हो गए। थोड़ा सा मैंने ऑब्वियस क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्वियस क्वेश्चन ही कभी कभी मुश्किल लगते हैं ना, कभी इतना आसान क्वेश्चन होता है जो आपको देख के लगता है यार ये इसका आंसर तो नहीं होगा, है ना, तो ये आंसर इसी का यही बनेगा। सेकंड देखो, सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर कौन सा है जो स्लो पेस को ग्लोबल जेंडर गैप के स्लो पेस की तरफ कंट्रीब्यूट करता है? कौन सा बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबल जेंडर गैप बहुत धीमे धीमे फिल हो रहा है? चलो आंसर मैं फर्स्ट कमेंट में डालूंगा, खुद से ट्राई देना है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, एक बार इसको चेक करो, फर्स्ट कमेंट से आंसर को मैच करना। बीच में मिलेगी वो कैब, डिस्पैरेज ऑलरेडी आपको करवाया था, इसका मीनिंग पूछा है। ग्लेशियल का आपसे उल्टा पूछा है, एंटोनिम याद है ना, ग्लेशियल ग्लेशियर के जैसा जो धीमा हो और जो ठंडा हो। अब इसका उल्टा क्या होगा? जो गर्म जोशी से भरा हो या जो तेज हो, तो गर्म जोशी या तेज वाला वर्ड आपका आंसर बन जाएगा इसमें से। सरफेट ऑफ, सरफेट किस चीज़ का हो सकता है? वो रोटी वाला याद है ना, 2 रोटी की जगह 10 रोटी मिल गई। सरफेट ऑफ इंसिडेंट्स होगा, रिग्रेशन होगा या चोर होगा? ठीक है, याद रखना सरफेट जो है अपने बाद में कोई नाउन लेगा तो वो प्लूरल में लिया जाएगा, काउंटेबल नाउन होगा तो। रोटियों की सरफेट होगी, रोटी की नहीं होगी, रोटियों की होगी। समझ पा रहे हो? तो गिन सकते हो तो आप सरफेट को प्लूरल नाउन देने की कोशिश करेंगे अगर काउंटेबल नाउन इसके बाद में आता है तो। इम्पेरेटिव का 1 वर्ड का मीनिंग पूछा है और लास्ट में फ्रेज पूछा है आपसे, इन द फ्रे, इसका क्या मीनिंग है? सब आपको करवाए हुए हैं, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं। लास्ट में मिलेंगी आपको 3 एरर्स भाई साहब और बहन जी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस फ्रेज में, दूसरी मिल सकती है इस फ्रेज में, और तीसरी मिलती है इसके आसपास यहाँ पे। सर्च करो, ढूंढो, मिलाओ, मैच करो, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले फर्स्ट कमेंट से चेक करके मुझे बताना। क्लास कैसी लगी आज की? बैक टू नॉर्मल रूटीन है, पुराने वाली स्कीम में इस डिज़ाइन में आ चुके हैं। जो बच्चे पूरी क्लास देखते हैं लास्ट में लिख दिया करो सर पीडी पूरा देखा, सब कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो पीडी आई भी लिखा करो, सर इंटरेस्टिंग लगा, प्लीज़ कीप कंटिन्यू। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। मुलाकात आपसे होगी कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।